हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जानेंगे एक नई इवेंट के बारे में जो कि रिसेंटली काफ़ी हाईलाइट हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर। ये इवेंट था, इंडिया ने अपनी पहली सीसीए रिपोर्ट पब्लिश की। नाउ अब ये सीसीए क्या होता है? सीसीए की फुल फॉर्म है क्लाइमेट चेंज असेसमेंट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, दिस इज क्लाइमेट चेंज असेसमेंट। ये सीसीए की फुल फॉर्म होती है, यानी इंडिया ने अपनी पहली क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की है। तो इसके नाम में लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज, यानी ये जो रिपोर्ट होगी क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे होगी। अब देखते हैं ये रिपोर्ट क्या है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके सामने रखे हैं कि डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में पब्लिश की गई थी। लेफ्ट हैंड साइड में टाइम्स ऑफ इंडिया है, राइट हैंड साइड में इंडियन एक्सप्रेस है। तो देख सकते हैं इंडिया गेट्स इट फर्स्ट क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट। तो इस तरह के ये मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स में इसको पब्लिश किया गया था। अब देखते हैं इस रिपोर्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है बेसिकली हमारी कंट्री के लिए। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये रिपोर्ट बनाई किसने है। देखिए, ये रिपोर्ट इंडिया के अंदर दो बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक है इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर आता है, और एक है IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजिकल पुणे। ये वहाँ ये पुणे के अंदर आती है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो हमारे क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है हमारे, और हमारे जो करंट मिनिस्टर हैं वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के। तो ये हमने देखा कि ये रिपोर्ट कौन से किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है। तो ये हमने देखा उन बॉडीज के नाम। अब नेक्स्ट देखते हैं इस रिपोर्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, एक इसमें छोटा सा पॉइंट ये समझिए, इंडिया इससे पहले जितनी भी पॉलिसीज बनाता था क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपनी कंट्री के अंदर टू टैकल विद द क्लाइमेट चेंज, वो पॉलिसीज हम बनाते थे। हर एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट आती है IPCC की। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC बेसिकली एक बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि रिपोर्ट्स निकालती है क्लाइमेट चेंज पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और उसमें हर कंट्री की स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी होती है, जिसमें क्या होता है कि वो कंट्री उस रिपोर्ट को यूज करके जितने भी स्टेप्स उठाने चाहिए क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए वो उठाती है। तो इंडिया भी इस रिपोर्ट को बेसिकली यूज करता था और इनफैक्ट अभी भी यही करते हैं। तो अब होता क्या है, अब यही जो रिपोर्ट है ये इस बार हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस ने पब्लिश की है अपनी खुद की रिसर्च के बेसिस पे। तो अब हमें IPCC की रिपोर्ट पे डिपेंडेंस नहीं होना है बेसिकली। तो अब हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, ये रिपोर्ट पब्लिश की है। अब ये रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए इन्होंने क्या 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 चीजें ली हैं बेसिकली, हम इस पे देखते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंट किस सेंस में है, इन्होंने क्या किया, जितने भी प्रीवियस डेटा है 1951 से लेके 2015, इन्होंने इस ईयर पे बेसिकली फोकस किया है कि हिस्टोरिकल ट्रेंड, इसको हम हिस्टोरिकल ट्रेंड बोलेंगे, और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्शंस को उन्होंने बनाया है हिस्टोरिकल ट्रेंड को देखते हुए। यानी पिछले इन जो यानी कहने का सेंस किया कि 1951 से 2015 के बीच में क्या क्या हमारे क्लाइमेट के बीच में चेंज आया, उसके क्या रीजंस है, वट एवर इट इज हियर, और उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्शंस के बेसिस पे रिपोर्ट बनाई है। तो प्रीवियस डेट्स के अकॉर्डिंगली करंट प्रोजेक्शन उन्होंने किया है। अब ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्शंस क्या है कि आने वाले करंट सेंचुरी के अंदर हमारे देश के अंदर किस तरह का क्लाइमेट रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग का उस पर क्या इंपैक्ट होगा। सो ये इंडिया की फर्स्ट एवर नेशनल फॉरकास्ट है ऑन द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन द कमिंग सेंचुरी। तो ये हमने देखा है। और पहले हम लोग किस चीज की रिपोर्ट यूज करते थे, IPCC की। अब इंडिया ने खुद की ही रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश कर ली है। अब देखो हुआ क्या, जो हमारा पुणे का इंस्टीट्यूट था उसने क्लाइमेट फॉरकास्टिंग मॉडल यूज किया और इसी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट को तैयार किया। अब यही रिपोर्ट क्या होगा, जो IPCC रिपोर्ट निकालता था, जो इंडिया पहले यूज करता था, अब ये रिपोर्ट इंडिया की तरफ से जाएगी और उसी IPCC का पार्ट बन जाएगी बेसिकली। See, it will be a part of the next report of the IPCC expected to be ready in 2022। यानी IPCC की जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी क्लाइमेट चेंज की, जो एक्सपेक्टेड है 2022 में आएगी,
उसमें ये जो रिपोर्ट हमने निकाली है ये उसका बेसिकली पार्ट बनेगी। तो ये हमने देखा इसका कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस कि पहले इंडिया किस चीज़ पे डिपेंडेंट था और अब इंडिया ने क्या किया, अपना खुद का ही एनालिसिस किया, रिसर्च किया और इसमें रिपोर्ट पब्लिश किया। और ये आईपीसीसी के बारे में हल्का सा देख लेते हैं कि आईपीसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है। ये आता है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ये इसके हेड का नाम है हुसिंग लुई। ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। सो आईपीसीसी की ये हो गई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली। और आईपीसीसी कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1988 के अंदर। और ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है आईपीसीसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इंटर गवर्नमेंटल मीन्स कई सारे देश जो है मिला के बनते हैं, राइट? तो दैट इज कॉल्ड इंटर गवर्नमेंटल। जितने भी सॉवरन नेशंस हैं उनकी बॉडी है बेसिकली। सो दैट इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट चेंज बेसिकली। सो दैट्स द मेन पर्पस ऑफ इट। अब देखो ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा एक आर्टिकल लिया है, इसका सोर्स है टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो हम इस आर्टिकल के बेसिस पे इस रिपोर्ट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि क्या है। देखिए इसमें एक चीज समझो, ये रिपोर्ट के अंदर जो बिकॉज इट डील्स विद क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के अंदर इन्होंने ये चीजों का पैरामीटर्स लिया कि टेम्परेचर में क्या इंपैक्ट होगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हमारी कंट्री के अंदर आने वाले टाइम में, रेनफॉल में क्या इंपैक्ट होगा, साइक्लोन्स हो गए, सी वाटर सी लेवल राइज हो गया। सो इन सब पैरामीटर्स में ये रिपोर्ट्स पब्लिश की गई। हम समझते हैं इन पैरामीटर्स का क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे इसको कैसे हम लोग समझेंगे इसको। देखिए बिकॉज लेट्स सपोज करो यहाँ पे है, पहले हम देखते हैं फर्स्ट पैरामीटर टेम्परेचर का। अब देखिए टेम्परेचर में मैं आपको पहले यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इन्होंने बहुत सिंपल स्टेप्स में आप लिखा हुआ है। देखो टेम्परेचर में इन्होंने लिखा है कि प्रोजेक्शन एवरेज है टेम्परेचर राइज ओवर इंडिया बाय 2100 ओवर 1976 टू 2005 एवरेज 4.5, यानी जो टेम्परेचर राइज की एक्सपेक्टेशन है आने वाले टाइम पे यानी 2100 तक वो 4.4 डिग्री एवरेज से बढ़ जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है। अब एक पॉइंट समझो ध्यान से, और एवरेज टेम्परेचर राइज जो हुआ है वो 1901 से 2018 के बीच में ये हुआ है 0.7, यानी इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर ऑलरेडी राइज हो चुका है अभी तक ये 0.7 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। प्रोजेक्शन क्या है कि 2100 तक 2100 तक ये 4.4 डिग्री तक बढ़ सकता है। लेकिन अब एक पॉइंट समझो ध्यान से, ये बढ़ने का चांस है वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर। अब ये वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है? वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर ये 4.4 डिग्री जो है ये बेसिकली बढ़ सकता है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो जो है इट इज डिफाइंड बाय रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे। तो इसको हम डिफाइन करते हैं आरसीपी यानी रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे 8.5। ये होता क्या मैं आपको बताता हूं अभी। that calculates a radiative forcing of 8.5 watt per square meter due to rising greenhouse gases। अब ये समझिए इसका सेंस क्या है। देखो होता ही है, पहले एक वर्ड समझते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग, और इसी को बोलते हैं क्लाइमेट फोर्सिंग। देखो अब ये सन है, राइट, और ये हमारी अर्थ है। दिस इज अर्थ, दिस इज सन। सन से जब रेज आती है अर्थ की तरफ तो कुछ अर्थ जो है सन की रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रेडिएट बैक कर देता है। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेज एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ अमाउंट जो है वहां पे रेडिएट बैक हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब जितनी अमाउंट ऑफ रेज अर्थ में एब्जॉर्ब हो रही हैं और जितनी अमाउंट ऑफ रेज अर्थ से रेडिएट हो रही है बाहर एटमॉस्फेयर में, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यानी एब्जॉर्प्शन माइनस रेडिएशन, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग। क्या बोलते हैं? रेडिएटिव फोर्सिंग। और इसी को हम कहते हैं क्लाइमेट फोर्सिंग। ये और यही चीज क्या होती है? क्लाइमेट फोर्सिंग होती है। अगर ये रेडिएटिव फोर्सिंग यानी जितनी रेज एब्जॉर्ब हुई हैं और जितनी रेडिएट हुई हैं उनका डिफरेंस
अगर ये 8.5 वॉट पर स्क्वायर होता है पर स्क्वायर मीटर में, यदि एक स्क्वायर मीटर में अगर ये 8.5 वॉट होता है तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे, आरसीपी। और ये वर्स्ट केस सिनेरियो में होगा। मतलब मान लीजिए कि हमने जो भी स्टेप्स उठाए अभी तक क्लाइमेट चेंज के कोई काम नहीं आया, तो जाहिर सी बात है हमने कुछ इंप्रूवमेंट किया नहीं, तो आने वाले टाइम में हमें ये सिचुएशन देखनी पड़ सकती है। दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसका सेंस क्या है, ये इस टर्म का मतलब क्या है बेसिकली। और अगर इंटरमीडिएट सिनेरियो होता है, यानी वर्स्ट केस नहीं होता, मान लो 4.5 है आरसीपी, जैसे 8.5 था ये 4.5 है, तो फिर टेम्परेचर राइज होने के चांस है वो है 2.4 डिग्री सेल्सियस। और जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन है वहां पे तो इनफैक्ट और ज्यादा चांसेस हैं राइज होने के, वो है 5.2 डिग्री सेल्सियस तक। यानी दैट इज दिस एरिया इज मोर वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज। जैसे हमारा इंडिया का होल इंडिया 4.4 है, हिंदू कुश में लिखा 5.2 एक्सपेक्टेड। अब हिंदू कुश कहाँ पे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैप है, ये मैप हो गया आपका, ये देखिए यहाँ पे ये इंडिया है, दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज अफगानिस्तान। सो ये इसके बीच का ये जो एरिया है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट, हिंदू कुश। ये हिंदू कुश का रेंज है माउंटेन्स का। तो यहाँ पे ये सारे माउंटेन्स का रेंज आता है बेसिकली। तो ये पूरा एक्सटेंडेड है, बहुत बड़े लेवल पे एक्सटेंडेड है। और दिस एरिया इज बेसिकली मोस्ट वेरी वेरी वनरेबल टू द क्लाइमेट चेंज। तो ये हमने यहाँ पे देखा टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ टर्म्स यहाँ बता दिए। तो ये 4.4 का ये सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। और अभी हुआ कितना है 1901 से 2018 के बीच में ये 0.7 डिग्री सेल्सियस तक ऑलरेडी बढ़ चुका है इंडिया का टेम्परेचर। तो चांसेस ये है कि 4.4 हो सकता है अगर स्टेप्स नहीं उठाए गए तो ये हमने देखा कुछ पॉइंट्स टेम्परेचर के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स यहाँ पे है। हाँ, बाय 2100 फ्रीक्वेंसी ऑफ वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स इट ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी आने वाले टाइम में जो हमारे वार्म डेज और वार्म नाइट्स है उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये बढ़ेगी 55 से 70% के बीच में। लेकिन ये कब, वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर ही होगा। सो एज कंपेयर टू द पीरियड, यानी जितना अभी है हमारे वार्म डेज और नाइट्स का फ्रीक्वेंसी, उससे अराउंड 55% टू 70% बढ़ जाएगी। सो दैट शोज द सीवियरिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, इंसिडेंसेस ऑफ हीट वेव्स जो हमारी कंट्री के अंदर है, वो भी उसके चांसेस ये हैं कि 3 to 4 टाइम्स जो है ये बेसिकली हीट वेव्स बढ़ जाएंगी, ये चांसेस है। देयर ड्यूरेशन ऑफ अकरेंस माइट ऑल्सो इंक्रीज विच वी ऑलरेडी विटनेस इन द कंट्री। आप देखा होगा 2019 में काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक हीट वेव्स रही थी, ये हमने नोटिस किया था हमारी कंट्री के अंदर। अब ये जैसे ये दिख रहा है क्लाइमेट में वेरिएशन आ रहा है धीरे धीरे बेसिकली, और आने वाले टाइम में क्या होगा, इसी तरह की अकरेंस जो है बढ़ती जाएगी अगर क्लाइमेट चेंज से हमने डील नहीं किया ठीक से। तो ये इसमें लिखा हुआ जो इंसिडेंसेस हैं आने वाले टाइम में 3 से 3 जो हीट वेव्स के हैं वो 3 to 4 टाइम्स बढ़ जाएंगे। अब दिस राइज इन टेम्परेचर हैज बीन लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड लैंड यूज। ये तो बहुत कॉमन रीजन है जो आपको पता ही है कि ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग होती है, और लैंड यूज वगैरह की वजह से। सो ड्यू टू चेंज इन द लैंड यूज, जैसे मान लीजिए पहले फॉरेस्ट वगैरह थे बहुत सारे, हमने काट के अब अपने शहर बना लिए वहाँ पे, जाहिर सी बात है अब लैंड यूज क्या हो गया, चेंज हो गया। और ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ये ग्लोबल वार्मिंग में ये सब रीजंस हैं ग्लोबल वार्मिंग होने के बेसिकली। सो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे, ड्यू टू टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, हीट वेव्स पे हो गया, वार्म डेज बढ़ जाएंगे, नाइट्स बढ़ जाएंगे हमारा, राइट। और मैंने आपको कुछ टर्म्स के बारे में यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेनफॉल के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द एनुअल ऑल इंडिया रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड शोकाज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। यानी आने वाले टाइम में रेनफॉल में काफी डिक्लाइनिंग ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। अभी करंट सिनेरियो ये है कि 1950 से 2015 के बीच में ऑलरेडी जो मानसून सीजन की रेनफॉल है वो 6% तक कम हो चुकी है। और आप जानते हैं इंडिया में आउट ऑफ 100% जो रेनफॉल है, जो 70% जो मेन रेनफॉल है वो इंडिया का मानसून ही लेके आता है।
एंड इंडिया टू, इसलिए दैट्स व्हाई इंडिया इज बेसिकली अ मॉनसून डिपेंडेंट कंट्री। वी आर टोटल, और इससे इससे नुकसान क्या होगा सोचिए, अगर मॉनसून में इतनी ज़्यादा कमी आना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, तो हमारी कंट्री में, अब जैसे मान लीजिए हमारा ये जो नदर्न प्लेन्स है स्पेशली, अगर आप देखें ध्यान से, ये हमारा नदर्न प्लेन्स आता है। 1 सेकेंड। अब ये दिस इज बेसिकली अ नदर्न प्लेन्स, इंडो जेंजाटिक प्लेन, राइट। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कहा गया है कि आने वाले टाइम में, मैं आपको एक पॉइंट दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, नोटेबल डिक्रीज इंडो जेंजाटिक प्लेन्स एंड वेस्टर्न घाट्स, इन सब पे क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में काफी डिक्रीज हो रहेगी मॉनसून की रेन बेसिकली। आप देखिए ध्यान से, ये इंडो जेंजाटिक प्लेन है और ये आपका वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स तो वैसे ही बहुत माने हुए हैं कि इंडिया में दो ऐसे एरियाज हैं जहाँ मैक्सिमम रेनफॉल होती है, वो है वेस्टर्न घाट्स वाले एरियाज, और एक होता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड का जो इंडिया है, वहां पे काफी मैक्सिमम रेनफॉल होती है यहाँ पे। बट आने वाले टाइम में कहा जा रहा है, प्रेडिक्शन ये है कि अगर हमने इससे डील नहीं किया ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से, तो यहाँ पे जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है जो ऑलरेडी बहुत हाई होती है, वो अब आने वाले टाइम में कम होती जाएगी काफ़ी। और इसके अलावा ये जो इंडो जेंजाटिक प्लेन है, इसमें भी रेनफॉल की इंटेंसिटी आने टाइम में कम हो जाएगी। और आप जानते हैं ये प्लेन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो यहाँ पे बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा स्प्रेडेड है। आप देखिए यहीं पे यूपी आता है, बिहार आता है, तो इतनी सीवियर पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे। और दूसरा क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अब जाहिर सी बात है अगर बारिश कम आएगी तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होगा। तो जाहिर सी बात है इससे कंट्री के अंदर फूड प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, एंड देयर कैन बी सो मेनी अदर इश्यूज। तो ये आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। Monsoon rainfall could change by an average of 14% by 2100. That could go as high as 22.5%. यानी ये अभी जो 6% है, आने टाइम में 14% भी हो सकता है और 22.5% भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट उन्होंने यहाँ बोल दिया, इट इज़ नॉट मैंशन कि ये चेंज इंक्रीज और डिक्रीज है, सो इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज। अभी कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, वी कैन नॉट से लाइक दिस, क्योंकि रिपोर्ट में कहा नहीं गया। लेकिन ये तो पक्का कहा गया है कि 6% डिक्रीज हो चुका है। तो ये हमने देखा रेनफॉल के अंदर कुछ जो मानसून का डिक्लाइनिंग ट्रेंड था। अब एक और चीज यहाँ पे देखिए अब नोटिस किया होगा आपने, जो ड्राई स्पेल्स है फ्रीक्वेंसी की, वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। यानी और होता क्या है, और नंबर ऑफ हैवी रेनफॉल डेज इवेंट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। यानी मेरा सेंस ये है बोलने का कि अचानक से क्या होगा, एक दिन में बहुत ज्यादा बारिश गिर जाएगी, लेकिन और जितने भी, या फिर क्या होगा, बारिश बिल्कुल गिरती नहीं, और गिरेगी तो इतनी ज्यादा गिरेगी कि इट लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ फ्लड बेसिकली। यानी नंबर ऑफ हैवी रेनफॉल डेज जो है दैट हैज गॉन अप, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ही दिन में इतनी बारिश गिर जाएगी जिससे क्या होगा, फ्लड आने की सिचुएशन बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। सो दिस लीड टू वर्ड फ्लडिंग। फ्लडिंग से क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, प्रॉपर्टी होता है, लाइवलीहुड्स होता है बेसिकली। और या फिर और जो हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राई स्पेल्स है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सूखा बढ़ रहा है। तो सूखा बढ़ने का भी चांस है, और ऊपर से अगर बारिश आ रही है तो इतनी तेज आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लडिंग होने के चांस है बेसिकली। तो ये आने वाले टाइम में हमें इसकी फ्रीक्वेंसी देखने को मिल सकती है काफी इंटेंसिफाइड लेवल पे। सो ये बेसिकली मोटी मोटी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है, ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसको। तो हमने देखा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, और इसी रिपोर्ट में इन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन बताया हुआ है क्लाइमेट चेंज का कि कैसे कैसे करना चाहिए। वी हैव टू गो फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग को हमने बढ़ावा देना चाहिए, बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, फॉरेस्टेशन, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना चाहिए, और कार्बन टैक्सेशन करना चाहिए, एंड मेनी मोर अदर सॉल्यूशंस दे हैव गिवन टू अस। तो मेरा बस एक हल्का सा आइडिया देना था आपको कि ये रिपोर्ट है क्या, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, आपके लिए यूजफुल लगा, तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।